हम आपको समझाते हैं सदन की कार्यवाही। ठीक है, तो सदन की कार्यवाही समझेंगे। सदन की कार्यवाही इसे समझने से पहले आप कुछ शब्द समझें। जैसे एक शब्द होता है इसमें आहूत। आहूत का मतलब होता है बैठक को बुलाना। हम क्या कहते हैं? बैठक को बुलाना। और कौन करता है अगर पूछा जाए तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, बैठकों को बुलाना। सत्र को कोई पूछे कि सत्र को आहूत कौन करता है, तो हमारा आंसर हमेशा राष्ट्रपति होगा। पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। पीठासीन मतलब लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा। सत्र शब्द लग जाए, ठीक है, तो हम क्या कह देंगे? कौन बुलाएगा? लेकिन अगर यहीं पर कहते बैठक आहूत तो पीठासीन अधिकारी। ध्यान समझिएगा, मैं अंतर बता रहा हूं यहां पर। सामान्यतः आहूत करता है सत्र को राष्ट्रपति, लेकिन अगर वो ऐसे करके पूछे बैठक आहूत करना, तो बैठक आहूत में अगर पूछे कौन करेगा, तो हम कह सकते हैं पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी। और पीठासीन अधिकारी का मीन समझेंगे कि लोकसभा में कौन होगा? अध्यक्ष। और राज्यसभा में कौन होगा? सभापति होगा। ये बात क्लियर है? लेकिन अगर सत्र आहूत शब्द यूज कर रहे हैं तो हमारा आंसर होगा कि वो राष्ट्रपति ही कर सकता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो पहला टर्म समझ आ रहा है कि आपको आहूत। सत्र मैंने समझा ही दिया था। अब मैं अगला टर्म समझा रहा हूं। रब करो। दूसरा टर्म है सत्रावसान। इसका मतलब होता है सत्र को समाप्त कर देना। सत्र को समाप्त कर देना। कौन करता है ये पूछा जाता है, ये भी राष्ट्रपति ही करता है। सत्र बुलाएगा भी कौन? राष्ट्रपति। सत्रावसान भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। अब तीसरा एक होता है टर्म स्थगन। इसमें होता है बैठक को कुछ दिन, घंटे या समय के लिए रोक देना। और ये कौन करता है? तो पीठासीन अधिकारी। अच्छा, जैसे मैं आपसे पूछूं, बताइए लोकसभा में स्थगन कौन करेगा? अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। और राज्यसभा में कौन करेगा? सभापति करेगा। ये सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आप समझ में आ रहा है कि स्थगन की ही पावर केवल है किसे? पीठासीन अधिकारी को। बाकी किसी चीज की पावर मिली? अभी नहीं मिली। अब एक जो टर्म समझाने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट और यूपीएससी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम विघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? विघटन। तो ध्यान से समझें, विघटन। पहले तो यह समझना है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसका विघटन होगा ही। केवल किसका होगा? लोकसभा का। केवल किसका होगा? लोकसभा का। कौन करेगा अगर पूछे तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। पूछा जाए कि लोकसभा का विघटन कब कब हो सकता है? कब कब हो सकता है? दो परिस्थितियों में। पहला, कार्यकाल पूर्ण हो जाए या राष्ट्रपति क्या करते हैं? अविश्वास मत, या हम कहें कि बहुमत में ना रहे तो राष्ट्रपति उस दौरान कर दे। बहुमत में ना रहने पर राष्ट्रपति द्वारा।
ठीक, इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो वनडे एग्जाम तक पूछी जाती है। अब यहीं से पूछा जाता है कि विघटन, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल समझा दे रफल। मैंने टर्म कौन कौन से समझाया, ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको बताया कि 17 वशामिक बताया, और मैंने फिर अब इससे भी आपने देखा कि क्या समाप्त हो रही थी बैठक, पूरा सत्र समाप्त हो रहा है या नहीं। और विघटन से मैंने बताया कि सदन ही समाप्त हो जाएगा, हो जाएगा। तो अगर अंतर इनमें बताना हो तो इससे हम क्या कहते हैं कि सत्र समाप्त होता है, और इससे अगर हम कहें तो सदन ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। पहला अंतर समझ आ रहा है। लेकिन दोनों को आपने देखा है कि राष्ट्रपति ही कर रहा है, यहां पर भी राष्ट्रपति है और यहां पर भी क्या है, राष्ट्रपति। इतनी भी बात समझ आ रही। अब यहां से समझेंगे, सत्र अगर समाप्त हुआ है तो कोई भी सदन में अगर प्रस्ताव रखा था, कोई विधेयक रखा था, कोई भी नोटिस अगर रखी गई थी, जारी की गई थी, इन पर कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब क्या है कि मान लीजिए मैंने बजट सत्र समाप्त कर दिया, अब बजट सत्र जब समाप्त हो गया तो अगला मानसून सत्र जब शुरू होगा तो बजट सत्र के प्रस्ताव, नोटिस, विधेयकों पर कोई प्रभाव नहीं, सिंपल सा एक नोटिस दिया गया और नेक्स्ट में कंटिन्यू कर दिया गया, ठीक। लेकिन ध्यान से समझें, अगर अब विघटन हो गया है तो आपको पता है ये सब समाप्त हो जाते हैं, प्रस्ताव भी समाप्त, विधेयक भी समाप्त, और क्या अन्य कोई भी कैसा भी हो, जैसे जो भी चीजें पड़ी होंगी, हम नोटिस कहें कुछ चर्चा के लिए पड़ी हैं, तो वो सब क्या हो जाएंगी, समाप्त हो। लेकिन अब लेकिन ही वाला कॉन्सेप्चुअल है जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती कि कुछ विधेयक ऐसे जो आश्वासन समिति को दिए गए हैं या जांच समिति को दिए गए हैं उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। वही कंडीशन से जाननी हमें कि कौन कौन से विधेयक विघटन के दौरान समाप्त नहीं होते। 2019 प्रीलिम्स, 2021 प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहां से पूछा, बात समझ रहे। तो हम अब आपको शर्तें बताते हैं, बहुत इजीली मेमोराइज करना, हालांकि ये टफ होता है थोड़ा, कि कौन से विधेयक समाप्त नहीं होंगे। तो आप हेडिंग बनाएंगे, विघटन की स्थिति में विधेयकों पर प्रभाव। विघटन की स्थिति में विधेयकों पर प्रभाव। पहला समझेंगे, हम कैटेगराइज कर दे रहे हैं इसे तो आप समझ जाएंगे, नहीं तो बहुत। हमें पता है कि संसद में 3 ही लोग तो होते हैं, एक तो लोकसभा, एक आपको पता है राज्यसभा, और एक प्रेसिडेंट होगा, राष्ट्रपति। पहले हम सिंपल याद करते हैं, चलिए अच्छा यहीं से शुरू करते हैं। लोकसभा, विघटन किसका हुआ, अच्छा बताइए, लोकसभा। अब ऐसे समझिए, घर में मान लीजिए 3 लोग हैं, 3 लोगों में एक लोग शराब पीने लगे, जुआ खेलने लगे, पर नारी गमन करने लगे, तो रेस्ट्रिक्शन किस पर लगेगा, उसी पर लगेगा। क्या बड़ा भाई जो मान लीजिए बहुत सभ्य है, सुशील तो स्त्रियों के लिए कहते हैं, सुशील नहीं कह सकते, ईमानदार है, ठीक है, ये सब गुणों से संपन्न है, तो क्या उस पर भी प्रतिबंध लग जाएगा, नहीं लगेगा। तो बस यही अगर कहानी आप विजुलाइज रखें तो विधेयक का कॉन्सेप्ट मेमोराइज करना डिफिकल्ट नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अब अगर ये दारू पीता है तो उस केसेस में अगर ये कोई भी विचार रखेगा, विधेयक पारित भी कर दे, बताए कि ये नीति बहुत अच्छी है, लेकिन लोग कहेंगे कि शराबी है, इसकी बात पे भरोसा करना नहीं। तो विघटन लोकसभा का हो रहा है। तो क्या पहली शर्त याद रखनी है कि लोकसभा में कोई विधेयक अगर पारित हो गया, विधेयक कैसा हो गया, पारित हो गया, या दूसरा क्या, विधेयक विचाराधीन होगा या नहीं, विचाराधीन होगा, समझ आ रहे। ये दोनों विधेयक इस विघटन के दौरान समाप्त हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, समाप्त, हाँ समाप्त हो जाएंगे। तो बात समझ आ रही, चाहे विधेयक पारित हो गया हो, चाहे विधेयक विचाराधीन हो, लेकिन लोकसभा में हो, अभी राज्यसभा तक नहीं पहुंचा है। मतलब क्या है कि उस शराबी भाई ने ही केवल सहमति दी है,
अभी बड़े भाई जो ईमानदार और बच्चे माने जा रहे हैं उन्होंने नहीं दी। बात समझ रहे? तो अब ध्यान से समझेंगे। दूसरा, यही विधेयक अगर मान लीजिए विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ होता, विधेयक कहां पारित हो गया? राज्यसभा, और हस्तांतरित होकर लोकसभा में गया होता, तो अब बड़े भाई जो ईमानदार हैं, बुद्धिमान हैं, उनके विधेयक पर इनकी सहमति और असहमति क्या? अब इनकी छवि खराब है या तो छवि अच्छी होती, तो इसका मतलब ये समाप्त नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक या पारित विधेयक समाप्त नहीं होते हैं। राज्यसभा में विचाराधीन या पारित विधेयक समाप्त नहीं होते। अब तीसरे केस में समझेंगे। तीसरा तो केस राष्ट्रपति के पास ही आया है। अब 3 केस बनते हैं राष्ट्रपति के पास। देखिए, या तो वो लोकसभा में भी पारित होकर राज्यसभा में पारित होकर आएगा, या तो लोकसभा में भी और राज्यसभा दोनों में पारित नहीं हुआ था, इसलिए संयुक्त बैठक करवाई गई होगी, है? और या तो लोकसभा में भी पारित है और राज्यसभा में पारित है, लेकिन राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेजा हो। यही तो 3 बने। और तीनों केसेस में आप इमेजिन करिए, सहमति ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति की भी है ना, और इसके चक्कर में मानते हैं कि चलिए ये बेवड़ा है ना, थोड़ा ये तो अच्छा, वो तो गलत नहीं कहेगा। तो उन परिस्थितियों में ये कहते हैं कि ठीक, किसी भी परिस्थिति में वो बात अमान्य नहीं करेंगे। मतलब क्या है? किसी भी परिस्थिति में विधेयक समाप्त नहीं होगा। बस, तो इजीली आप याद रख सकते हैं अगर आप इस तरीके से चीज को वो करें। अदरवाइज वहां स्टेटमेंट आते हैं बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। लोकसभा टच कर जाए तो आप कह देंगे कि क्या है, चाहे इनिशिएटिव हो, चाहे उसने पारित कर दे, एक एक ठोस तर्क दिया हो कि देखिए यही सर्वसत्य है, फिर भी हम मानेंगे। तो विघटन के दौरान विधेयक पर क्या प्रभाव होता है, ये बात समझ में आई? इसीलिए हम छवि के बारे में कहा करते हैं कि रह के दुनिया में सीखो यहाँ के चलन, यहाँ हर कदम पर घात प्रतिघात है, लग न जाए किसी की नजर इस कदर, इसलिए इतना अच्छा भी होना बुरी बात है ना। तो ज्यादा अच्छे ना बने। तो समझ में आ रही बात इतनी? तो अब हम आगे समझते हैं कार्यवाही में ही कि आगे क्या है सिस्टम। कार्यवाही जो होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो सदन की। पहली बात तो आप ऐसे इमेजिन करिए कि ये जो राजनेता लोग हैं क्या बहुत जल्दी सो के उठते होंगे? तो पहला ये लोग 11 से 1 बजे तक कार्रवाई करते हैं, ठीक है? और फिर जो है वो 1 से 2 बजे तक, और फिर तीसरा फेज जो है वो 2 से 6 बजे तक का है। समझ आ रही बात? और ये जो दौरान, ये समय जो उनका 11 से 1 का है, ठीक, समझिए वो कैसा है? जैसे जब घर में पति पहुंचे और लेट हो जाए तो पत्नी आते आते क्या करती है? प्रश्न पूछती है। तो ये प्रश्नों का विषय है। फिर खाना खिलाएगी, ये लंच का विषय है, और फिर चर्चा होगी विस्तृत में कि मुद्दा है क्या। तो ये चर्चा और प्रस्ताव का विषय, समझ आ रहे बात? तो ये जो सब विषय है ये किनका है? प्रश्न काल का। तो इसमें प्रश्न, हम कहें कि प्रश्नों का समय, प्रश्नों का समय। और 2 तरीके के प्रश्न हैं। एक को हम प्रश्न काल बोलते हैं और एक जो है वो शून्य काल बोलते हैं, ठीक है? और ये हम लंच टाइम है, कहते खिला पिलाने, फिर बताते हैं। और ये चर्चा और प्रस्ताव का समय है, ठीक? तो बहुत सिंपली क्लासिफिकेशन समझ में आ रहा है कि 11 बजे 100 सवा के पहुंचते हैं, ठीक है?
बहुत से तो तब भी नहीं पहुंचते, और 6 बजे तक उन्हें बैठना है, कुछ 4 बजे 3 बजे 2 बजे उठ के आ जाते हैं, ठीक है। और बीच में खाने पीने को पता है आपको बहुत सस्ती कीमत पर अवेलेबल होता है, तो वो अंदाजा लगा सकते हैं आप आकार आकृति देखकर नेताओं की। और प्रश्नकाल समय में भी 2 समय होते हैं। पहला जो 11 से 12 बजे का समय है उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नकाल का समय। और 12 से 1 बजे तक का जो समय है उसे हम क्या कहते हैं। अच्छा, ये टाइम पीरियड ऐसे नहीं लिखा गया, किताब जब पढ़ोगे संविधान की तो उसमें क्या लिखा है, प्रश्न काल के तुरंत बाद का 1 घंटे शून्यकाल कहलाता है। और ये परंपरा हमारे यहाँ 1962 में विकसित हुई, यानी संसदीय परंपरा, ये भारत की देन है। किसकी देन है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, भारत ने दिया, समझे। और शून्यकाल का थोड़ा भाव समझिए कि जैसे नहीं कहते कि तुमसे कोई प्रश्न पूछे और तुम्हारे पास कोई जवाब ही ना हो तो कहते कि मुंह बंद कर दिया या शून्य कर दिया हमने, है ना, कर देते हैं नहीं। तो शून्यकाल में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके बारे में पहले से पता ही नहीं होता है मंत्री यंत्री को कि कौन से प्रश्न हमारे सामने आने वाले, बात समझ रहे। लेकिन ये जो प्रश्न काल वाला समय है इसे 10 दिन पहले प्रश्न पता होते हैं कि फला 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 प्रश्न पूछे जाने। तो इसके बारे में क्या समझना है, पहला कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे कि 10 दिन पूर्व सूचना मिल जाती है, सूचना मिल जाती है। और इसमें क्या है, कोई पूर्व सूचना नहीं दी जाती। ये आपका एग्जाम है, समझ रहे, ये वाला पीरियड जो है कि कौन से प्रश्न आएंगे आपको पता, कोई नहीं पता, पूर्व सूचना नहीं दी जाती है, सूचना नहीं दी जाती है। इतना नोट करो, फिर हम थोड़ा रफ करके पहले इस 2 को पहले समझाएं ठीक से, फिर हम इस पर आते हैं। तो प्रश्नकाल शून्यकाल समझ आ रहा है। अब देखिए शून्यकाल से ही डर जीवन में लगता है। मान लीजिए कि पहले से पता हो कि फला प्रश्न होगा तो माइंड मेकअप कर लिया जाए। कभी कभी ऐसा प्रश्न हो जाता है कि वहां देखा था, है पीला पीला लाल लाल साथ में कौन था, और पहले से पता हो कि पीला लाल देखा है तो हम बता देते हैं कि प्लान कर लेते हैं कि चलो नहीं वो दोस्त की दोस्त थी, ऐसा समथिंग बता देते ना। लेकिन अब जब पहले से पता नहीं तो एकदम शून्यकाल आ जाता है और कहते अब क्या करें, तब फिर खुद की ही कहो बहन बता रही, ठीक। तो ऐसी स्थितियां बन जाती कभी कभी। तो समझ में आ रहा है यहां तक। तो प्रश्न काल हम समझाते हैं, सबसे पहला हेडिंग बनाएंगे अब प्रश्न काल। सबसे पहला जो है प्रश्न काल, मैंने पहला बताया कि कितने 11 बजे से 12 बजे तक का समय। किसी को दिक्कत, महासचिव को सूचित कर देते हैं कि हम प्रश्न पूछने वाले हैं, ठीक है। लोकसभा में तो लोकसभा महासचिव को और राज्यसभा में तो राज्यसभा महासचिव। कितने दिन पूर्व सूचना कंपलसरी है, 10 दिन पूर्व, ठीक है। अब इसमें प्रश्न भी तरीके होंगे, कौन कौन से, जैसे पहला प्रश्न है तारांकित प्रश्न, दूसरा प्रश्न कौन सा पूछा जाएगा, अतारांकित प्रश्न, तीसरा जो होते हैं अल्प सूचना के प्रश्न, और फिर चौथा होता है गैर सरकारी सदस्यों से प्रश्न। चारों पर ध्यान से समझें, ठीक। पेपर के हिसाब से यही याद रखना है कि तारांकित प्रश्न कौन से होते हैं, ठीक है। बताएं, तारांकित प्रश्न में देखिए क्या, जिनके उत्तर मौखिक देने होते हैं। कैसे देने होते हैं, मौखिक। और ये एक दिन में अधिकतम केवल 20 प्रश्न ही पूछ सकते हो आप। मतलब एक मंत्री को खड़ा कर लिया, अब ऐसा नहीं कि पता चला कि पहले प्रश्न ही प्रश्न 1 घंटे तक 200 दे दिए, तो मैक्सिमम प्रश्न कितने, 20।
और अगर उनसे संतुष्ट नहीं है तो वहां आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। पूरक प्रश्न 5 पूछ सकते हैं। एक सदस्य कितने पूरक प्रश्न पूछ सकता है? 5। समझ आ रहा है? मैक्सिमम एक दिन में कितने पूछे जा सकते हैं? 20। एक सदस्य काउंटर क्वेश्चन या पूरक क्वेश्चन कितने पूछ सकता है? 5। समझ आ रही बात? इनके उत्तर वो कैसे देता है? मौखिक। अब खुद समझिए, मौखिक उत्तर में वाद विवाद थोड़ा बहुत हो सकता है, हो सकता है या नहीं? जैसे मान लीजिए पूछा कि कैसे, कोई भी प्रश्न खड़ा किया बेरोजगारी पर, सपोज करिए कि प्रश्न संसद में पूछा गया और सरकार ने आंकड़े दिए कि ऐसा 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 परिस्थितियां चल रही है, इसकी वजह से बेरोजगारी, तो लोग काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं कि इनका प्रभाव इन पर क्षेत्रों पर नहीं पड़ना चाहिए, वहां भी बेरोजगारी की स्थिति देखने को मिल रही है, तो ऐसे उन्हें जवाब फिर उसके देने पड़ेंगे। फिर मान लीजिए उन्होंने कोई रिप्लाई दिया, फिर उस पर एक काउंटर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। या वो उन्होंने कहा कि हमने हेल्थ में इतना 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 इन्वेस्ट किया, तो फिर वो लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि उसके इंप्लीमेंटेशन कहाँ है, रिपोर्ट में ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरीके से चीजें। तो ये आप समझ रहे हैं कि तारांकित प्रश्न वे प्रश्न जिनके उत्तर मौखिक देने होते हैं, उनकी अधिकतम संख्या 20 हो सकती है। काउंटर प्रश्न कितने हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं। इसके अलावा तुम्हें कुछ इसमें जानना नहीं। बात क्लियर? अब अतारांकित प्रश्न वे होते हैं जिनके लिखित उत्तर दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? लिखित उत्तर। लिखित उत्तर दिए जाते हैं। क्या इस पर पूरक प्रश्न पूछ पाएंगे? नहीं। लेकिन आप खुद समझिए, लिखित जैसे आप तुम ही है, हमने यहां खड़ा करके सुनने लगे तो आपके मन में ये भाव आता है कि जितनी जल्दी बस बैठा दें उतनी जल्दी ये संकट काल हमारा क्या हो, गुजर जाए। लेकिन हमने कहा कि जाओ अच्छा ठीक है, घर से ये 20 क्वेश्चन लिख के लाना, कि हाँ ठीक ठीक घर से कर लेंगे, याद करो, प्रैक्टिस कराते दो, है ना, तो कि घर से हम करके लाएंगे। तो यहां नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत बढ़ जाते हैं कि 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और खुद समझिए, क्या इन्हें उत्तर मंत्री देंगे इसका उत्तर? नहीं, वो तो सेक्रेटरी वगैरह को दे देता कि गूगल करो और दे देना। पूरक प्रश्न भी पूछे नहीं जा सकते हैं, तो फिर कोई आपत्ति होगी? तो अतारांकित प्रश्न वे प्रश्न हैं जिनके उत्तर लिखित देने होते हैं, और अधिकतम प्रश्न कितने, और इन पर कोई पूरक प्रश्न पूछा नहीं जा सकता। सबको क्लियर? अगला बताए। अब अतारांकित प्रश्न के बाद आता है अल्प सूचना। जैसे सपोज करो हमने तारांकित प्रश्न पूछे, अतारांकित पूछे, कुछ ऐसे प्रश्न निकल कर आ गए जो हम जानना चाहते हैं और वक्त भी कम है हमारे पास, तो हमने क्या बताया कि प्रश्न काल में 10 दिन पूर्व सूचना देना कंपलसरी होता है। लेकिन हमें लगता है कि 10 दिन से पहले अगर पता चल जाए तो ये मौका देता है महासचिव 10 दिन से पूर्व, मतलब 10 दिन से कम समय में सूचना देकर आप किसी पर्टिकुलर प्रश्न का उत्तर ले सकते हो। वो प्रश्न किसके अंतर्गत आता है? अल्प सूचना प्रश्न। कम समय। बात समझ में आ रही? अब देखिए, अब जरूरी थोड़ी नहीं कि हर प्रश्न मंत्री से ही पूछा जाए। मंत्री को हम सरकारी सदस्य कहते हैं और सांसदों को हम गैर सरकारी सदस्य कहते हैं। बात समझिएगा। तो कभी कभी क्या होता है, सांसदों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं सदन में, नहीं कि तुम पर्टिकुलर क्षेत्र के सांसद हो, तुमने वहां पर यह समस्या चल रही है, तुमने क्या किया, कुछ इस तरीके से प्रश्न होते हैं। तो उन्हीं मतलब प्रश्न किनसे भी पूछा जा सकता है, केवल मंत्रियों से नहीं, सांसदों से भी प्रश्न संसद में या सदन में पूछा जा सकता है। ऐसे प्रश्नों को हम कैसे किसे कहते हैं? गैर सरकारी सदस्यों से पूछे गए प्रश्न, और उन्हें भी उसकी जवाबदेही देनी होती है। और ये आपको पता, विपक्ष का भी व्यक्ति कर सकता है, और मंत्री कभी कभी पक्ष मतलब विपक्ष वाले से भी प्रश्न पूछ लेता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? गैर सरकारी सदस्य से पूछा गया प्रश्न। तो प्रश्न काल में ये 4 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। समझ में आई बात? इतनी बातें आपको किसमें जाननी है? प्रश्न काल। अब हम समझाते हैं शून्य काल में। पहला तो हमने क्या बताया, प्रश्न काल के तुरंत बाद का समय। प्रश्न काल के तुरंत बाद का 1 घंटा क्या कहलाता है? हमारा शून्य काल। सामान्यतः ये होता है हमारे यहां 12 से 1 बजे का समय, ठीक है।
नेक्स्ट कंडीशन क्या है? बिना पूर्व सूचना के प्रश्न पूछे जाते हैं। बिना पूर्व सूचना के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब खुद सोचिए सबसे ज्यादा हंगामा कब होगा? इसी दौरान होगा। और ऐसे आप खुद समझिए, ऐसा कोई प्रश्न पूछ दिया तो एकदम से पूरा सब एनर्जी क्या हो गई? हो गई। इसके बाद इसका मतलब क्या स्थिति बनेगी कि चलो कुछ खा पी कर आते हैं, अब फिर इन्हें बताते हैं। फिर इन्हें बताते का मतलब समझ रहे? फिर विस्तृत चर्चा करेंगे, कुछ विषयों पर लेकर आएंगे, क्योंकि जो सत्ता में पार्टी होगी वो अपने प्रस्ताव और वो लेकर आएगी और उन पर विस्तृत। तो ये 1962 से तय हुई है व्यवस्था। कब से चल रही है? और ये भारत की देन है दुनिया को। पूछा जाए कि कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट जो भारत ने संसदीय प्रणाली को दिया है, तो हम कहेंगे शून्य निकाल दिया है। ठीक है, 0 आवर्स दिया। समझ में आया ना सबको? एकदम क्लियर। चलिए अब हम लोग 1 से 2 बजे तक तो लंच हो जाएगा, और आपको शायद पता हो कि इन लोगों को कितना सस्ता खाना मिलता है? और फिर ये लोग खूब खींच खींच के खा लेते हैं, और फिर खाने के बाद आराम से आके सोते हैं। बात समझ रहे? तो ये ऐसी भी स्थितियां हो जाती हैं। तो अब लेकिन फिलहाल हम समझते हैं 2 से 6 का क्या होता है। 2 से 6 में जो दूसरी इनकी सेटिंग शुरू होती हैं 2 से 6 बजे तक, और इसे मैंने बताया किसका बोला जाता है? चर्चा और प्रस्तावों का समय। मतलब विधेयक इसी में पारित होते हैं। विधेयक इसी में पारित। जैसे कुछ विधेयकों के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले आपने एक सुना होगा विशेषाधिकार प्रस्ताव, सुना है कि नहीं? विशेषाधिकार। हमें केवल यह समझना है कि ये कब आएगा। ये विशेषाधिकार प्रस्ताव आया बहुत, जैसे कोई भी मंत्री जो है अधूरी जानकारी दे या गलत जानकारी दे, तो ये माना जाता है कि उसने सांसदों का या सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों का हनन किया। ठीक है, और उस दौरान उसकी आलोचना के लिए क्या लाया जाता है? विशेषाधिकार प्रस्ताव। हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ भी आ चुका है, ठीक है, कि गलत इंफॉर्मेशन दी है। राहुल गांधी के खिलाफ भी आ चुका है एक बार, समझ। तो ये चीजें हैं। ये अपने ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके बाद सर्वाधिक बार विशेषाधिकार प्रस्ताव आया। ठीक, तो समझ में आ रही है आपको विशेषाधिकार प्रस्ताव की बात? तो मंत्रियों के या गलत हम कहें कि जानकारी के विशेष पर क्या आ जाता है? विशेषाधिकार। दूसरा समझिए, दूसरा आता है, आपने सुना होगा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई लोक महत्व का मुद्दा है, लोक महत्व का विषय, चर्चा हमारे यहां चल रही, सपोज करते हैं कि किस विषय पर? कोविड के मैनेजमेंट पर। लेकिन उसी दौरान कोई एक ऐसा विषय मान लीजिए साइबर से रिलेटेड आ चुका है जिससे लग रहा पूरी व्यवस्था कोलैप्स हो जाएगी, तो उसकी वजह से उस पर ध्यान अगर सदन का कोई व्यक्ति आकर्षित करना चाहता है, कोई सांसद, तो वो कौन सा प्रस्ताव लेकर आ जाएगा? ध्यानाकर्षण। बात समझ में? अगला देखिए इसी तरीके से। फिर निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव से पहले आपको और प्रस्ताव बता दें, ये दोनों नोट कर लीजिए, फिर हम बताएंगे। थोड़ा रफ कर रहे हैं हम। निंदा और अविश्वास प्रस्ताव को साथ साथ समझा देते हैं, कम समय में आपके पास बेहतर कंटेंट आ जाएगा। देखिए, 2 प्रस्ताव एक साथ समझिए। एक होता है निंदा प्रस्ताव और एक होता है अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, बताएं आगे। निंदा प्रस्ताव देखिए क्या है, अंतर समझिएगा। दोनों सरकार के खिलाफ आएंगे, चाहे निंदा हो चाहे, मतलब दोनों किसके खिलाफ आएंगे? सरकार के। ये पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ रहा, ये भी आएगा, कोई अंतर नहीं। लेकिन आप ध्यान से समझिए, ये केवल एक मंत्री
या मंत्री परिषद के खिलाफ आएगा, और ये सदैव मंत्री परिषद के खिलाफ आएगा। मतलब एक मंत्री के खिलाफ नहीं आएगा, पूरी मंत्री परिषद के ही खिलाफ आएगा। बात समझ रहे? इसमें कारण बताना अनिवार्य है, कारण बताना अनिवार्य है, लेकिन यहां कारण बताना अनिवार्य नहीं। ठीक, इसमें निंदा के लिए, जैसे इसमें अगर हम कहें तो 50 सदस्यों की पूर्व सहमति मिलेगी तभी यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा। इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं, समझ रहे? ये अगर पारित हो जाए तो सरकार नहीं गिरेगी, सरकार नहीं गिरती है, लेकिन ये पारित हो जाए तो सरकार गिर जाती है। नहीं समझ पाए? समझ गए? दोनों में अंतर समझ आ रहा है ना? एक मंत्री की हमें आलोचना करनी है तो हम निंदा प्रस्ताव लेकर आएंगे। निंदा प्रस्ताव के क्या है, पूरी मंत्रिपरिषद की भी आलोचना के लिए आ सकता है। कारण बताना होगा कि किस विषय पर हम आलोचना कर रहे हैं। फिर हमें क्या है, इससे हमने बताया क्या 50,000 सदस्यों की सहमति पूर्व अनिवार्य है? नहीं अनिवार्य है। यहां की अगर हम बात करें तो ये सरकार इससे गिरती नहीं है, लेकिन इसकी शर्तें देखिएगा, आता तो सरकार के खिलाफ, विपक्षी लेकर आता है पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ, और अगर कहीं पारित हो गया तो इससे सरकार गिर जाएगी। और इसलिए 50 सदस्यों की पहले पूर्व अनुमति, नहीं तो पता चले आता रहेगा। एक चीज और समझिए, निंदा प्रस्ताव कितनी भी बार आ सकता है साल में, लेकिन ये साल में केवल एक बार आएगा। अविश्वास प्रस्ताव वर्ष में केवल एक ही सत्र में आ सकता है, एक ही सत्र में लाया जा सकता है। तो समझ में आई बात है? कोई भी सत्र हो सकता है, नहीं तो पता चले कि हर बार ये लोग अविश्वास प्रस्ताव ही लाते रहे, सदन में बाकी काम कम होंगे। रफल अब एक होता है स्थगन प्रस्ताव। सदन में किसी भी विषय पर चर्चा चल रही है लेकिन कुछ सांसदों को यह लग रहा है कि इससे भी इंपॉर्टेंट कोई दूसरा लोक महत्व का मुद्दा है, लोक महत्व का मुद्दा है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि सदन में धर्मांतरण विधेयक पर चर्चा चल रही थी, लेकिन तब तक पता चला कि कोविड के प्रकोप बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, तो सांसदों को लग रहा है कि कोविड का जो विषय है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका तात्कालिक प्रभाव बहुत है। हालांकि उसका बहुत नकारात्मक प्रभाव अलग पड़ेगा अगर विस्तार, तो वो क्या करेगा कि स्थगन प्रस्ताव लाएगा। क्या स्थगन प्रस्ताव सरकार की चर्चा को एकदम नॉर्मल बंद करवा सकते हो? नहीं, इसमें भी कहेगा कि कम से कम पहले 50 सदस्यों का क्या हो, समर्थन हो उसे। ठीक, तो लोक महत्व का विषय हो, 50 सदस्यों का समर्थन हो, तो स्थगन प्रस्ताव आ जाएगा। और स्थगन प्रस्ताव अगर आ गया तो उस विषय पर हम चर्चा करवा देंगे 2.5 घंटे का समय देकर। पीठासीन अधिकारी कितना समय दे देता है? 2.5 घंटे का। किसके पास अधिकार होता है? पीठासीन अधिकारी। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं धन्यवाद प्रस्ताव। देखिएगा, धन्यवाद प्रस्ताव। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब कभी भी सदन की पहली बैठक हो, या हम कहते हैं कि नवनिर्वाचित जब सदन आता है, तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति उसे संबोधित करता है, और वो मंत्रिमंडल जो होता है उसकी भविष्य की नीतियां क्या रहेंगी और क्या क्या उसके प्रोस्पेक्ट हैं, उन चीजों को वो क्या करता है, वहां इसमें डिस्कस करता है। तो पहली बात तो यह समझना है कि इसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। और धन्यवाद प्रस्ताव अगर कहीं पारित ना हो, पारित अगर ना हो, तो इससे ये सीधा मैसेज जाता है कि जो लोग सत्ता में आ चुके हैं उनके पास विश्वास मत नहीं है,
और इसके तुरंत बाद जो विपक्ष होता है वो एक्टिव होकर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ जाता है और उससे सरकार क्या हो जाती, गिर जाती। तो धन्यवाद प्रस्ताव आप समझ रहे हैं क्या है, कौन लेकर आएगा, सत्ता पक्ष लेकर आएगा पहली बात। और सत्ता इसमें सामान्यतः होता क्या है, राष्ट्रपति का अभिभाषण। अब आगे हम टॉपिक भी आपको यही समझा देते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है।